सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपने सुना होगा और जनरली ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का डिस्कशन हम म्यूचुअल फंड के अराउंड में ज़्यादा करते हैं। लेकिन शेयर बाज़ार में डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में डायरेक्टली, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप कैसे बना सकते हैं अपने लिए, किस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में आपको एसआईपी करना चाहिए और किस किस तरीके के एसआईपी है, ये सारा चर्चा इस वीडियो में आज करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ शेयर बाज़ार में बहुत सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, जब भी हम शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक रहता है कि क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना तो रिस्की भी हो सकता है। स्पेशली अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूं तो उनके प्राइस क्रैश भी कर सकते हैं और जब आप प्राइस क्रैश होते देखते हैं तो रेगुलरली आपको एक घबराहट सी होती है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा था कि आप अपनी लाइफ टाइम में 4 बार आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहां मार्केट में अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करें तो बहुत बड़े पैसे बन सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी तब आती है जब मार्केट जोर से क्रैश करता है और उस समय क्योंकि आपके पास में पैसे रहते हैं, आप ऑल इन में मार्केट में जाते हैं और पैसा डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग मार्केट में काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और फुल टाइम लगे हुए हैं ना, उनके लिए तो ये करना रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए एक बार में मार्केट में पूरा पैसा डालना बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। इनफैक्ट आम आदमी तो क्या करता है, जब भी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर भाव नीचे गिर गया तो इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा लेता है और भाव फिर गिर गया तो इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा लेता है। इसका मतलब लॉस में एवरेजिंग करना एक आम आदमी के लिए आम बात है। गलत है, सही है, ये अलग डिस्कशन है, कभी इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताता हूं कि एसआईपी अगर आपको करना है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो कैटेगरी एक सेपरेट ही कैटेगरी होती है कंपनीज की, जहां पर अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग और पीसफुल रहेगा। पीसफुल बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली हम सब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीस के लिए कर रहे हैं, राइट। हमको ऐसा नहीं चाहिए ना माहौल की मार्केट के अंदर में हमने पैसा डाल दिया, जिन शेयर्स में हमने पैसा डाल दिया, फिर अंदर से घबराहट हो रही है कि हाय रे मेरे पैसे का क्या होगा। तो पीसफुल अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है एसआईपी यूज़ करके, तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मार्केट में एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक है जिनको मैं मदर स्टॉक्स बोलता हूँ। मदर स्टॉक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मदर हैं और उनके बहुत सारे बच्चे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मदर स्टॉक्स है, इनमें अगर आप प्रॉपर एसआईपी का प्लान बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको मार्केट में नुकसान नहीं होगा, प्लस आप बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। बेटर रिटर्न एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, मैंने यूज़ तो कर लिया, लेकिन हर इंसान के लिए कुछ रिटर्न बेटर हो सकता है कोई और इंसान के लिए वो रिटर्न पुअर हो सकता है। तो मैं अपने हिसाब से आपको जजमेंट देता हूँ। बेटर रिटर्न का मतलब ये हुआ कि आज अगर इंडिया जीडीपी ग्रोथ कर रही है तकरीबन 7% और इन्फ्लेशन है तकरीबन 6%, तो 13% तो मिनिमम रिटर्न हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए। पर अब हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 13 से ज़्यादा रिटर्न हमको मिलना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इक्विटी का रिस्क प्रीमियम तकरीबन 2 से 3% है। इसका मतलब अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 15% रिटर्न तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, है ना। और आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। रिस्क मतलब जो ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं उनमें पैसा डालना, तो वो रिस्क हो गया। तो हमें जब इक्विटी मार्केट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके अपना मॉडल बनाना है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारा मॉडरेट होना चाहिए, ताकि हमारा पैसा लगे भी नहीं और 15 से 16% रिटर्न हमारा ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम 100% आए। तो मैं आपको इस वीडियो में वो फॉर्मूला देने वाला हूँ, वो हैक देने वाला हूँ, तो उसको लास्ट तक देखिएगा। और ये जो मदर स्टॉक्स है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है इंडिया के अंदर में जो खुद तो है ही, जिनका खुद का बिजनेस तो है ही, उसके अलावा उनके और भी बच्चे कंपनीज है जिनका भी बिजनेस है और वो अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको 10 स्टॉक के नाम बताता हूं जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो सकता है, जिनको मैं मदर कंपनीज बोलता हूं। शायद इसके बाद आपको और भी कंपनीज इस कैरेक्टर में मिल जाए जिनको आप मदर कंपनीज कह सकते हैं। तो वो 10 कंपनीज जिन पे मैं चर्चा कर रहा हूं वो है एचडीएफसी, नौकरी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, आईटीसी और लार्सन एंड टुब्रो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये 10 नाम क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज ये 10 बड़े कंपनीज हैं
और इनके बच्चे कंपनीज भी है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। अब एक बार ये बच्चों कंपनीज के बारे में चलते हैं कि कौन कौन से चिल्ड्रन कंपनीज हैं इन कंपनीज की। तो मैंने एक लिस्ट बना रखा है यहाँ पे। एचडीएफसी जो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उसमें एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के 52% स्टेक है, एचडीएफसी लाइफ का तकरीबन 50% स्टेक है, एचडीएफसी बैंक का 19% स्टेक है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 100% सब्सिडरी ऑलमोस्ट, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ऑलमोस्ट 100% सब्सिडरी है। इसका मतलब ये जो बच्चे हैं ये जैसे जैसे बड़े होंगे उन सब का वैल्यू एचडीएफसी में आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंटिंग। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी है, जो मदर कंपनी है, इसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन ये इवेंचुअली होल्ड करती है स्टेक बाकी सारे कंपनीज के अंदर में। तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट होता है कि शायद उस कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है, तो क्यों मुझे उस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन ये सारी जो कंपनीज है इनके खुद के कोई ना कोई बिजनेस है, ग्रोइंग है, और इनमें इन्वेस्ट करने पे आपको एज अ स्टैंड अलोन बिजनेस भी कहीं कोई आपत्ति नजर नहीं आएगी, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया। दूसरा इन्फोएज। इन्फोएज देखिए बहुत ही यूनिक कंपनी है। नौकरी जो कि वेबसाइट है और प्रॉफिटेबल कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है, उसके अलावा इन्फोएज एक माइक्रो वीसी भी है। तो वो एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करती है मल्टीपल स्टार्टअप्स के अंदर में। 2-3 बड़े स्टार्टअप्स जो लिस्ट हुए थे जिनका वैल्यू इन्फोएज को मिला, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है जहां पर इन्फोएज इन्वेस्ट करता जा रहा है। तो अगर आप स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और मानते हैं कि आने वाले 10 साल में इंडिया में ज़बरदस्त स्टार्टअप्स उभर के आएंगे, जो कि मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं, तो इन्फोएज एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आपको उनमें इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देता है। थर्ड, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक क्यों? क्योंकि वही बात होगी, आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का स्टेक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का स्टेक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का स्टेक है। जैसे जैसे इन कंपनीज का स्टेक भी वैल्यूबल बनेगा, चाहे वो खुद लिस्ट होंगे जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिस्टेड है, या कोई कंपनी जो लिस्टेड नहीं और लिस्ट होंगी फ्यूचर में, तो वैल्यू अनलॉक होगा, उन सब का बेनिफिट अल्टीमेटली इस कंपनी को भी मिलने वाला है। उसके बाद है कोटक। कोटक बैंक के अंदर में देखिए कितनी सारी कंपनीज है। कोटक महिंद्रा प्राइम, कोटक सिक्योरिटीज, तो कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा कैपिटल और कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। अब आप इमेजिन करिए जैसे जैसे एक एक कंपनी का वैल्यू अनलॉक होगा, ये अपने आप में कोटक बैंक कितनी बड़ी एंटिटी हो सकती है। और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि कोटक बैंक टक्कर का बैंक है विज़ अदर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, जितना बोलूंगा कम है। इसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ, कैपिटल, जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई फंड मैनेजमेंट। और बात आती है कि कई बार कि ये सब में से कुछ कंपनीज लिस्टिंग के करार पे है और कुछ तो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, जैसे एसबीआई कार्ड्स है और एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात चल रही है कि वो लिस्ट हो जाएगा। तो वही बात हो गई कि जैसे जैसे लिस्टिंग होगा वैल्यू अनलॉक होगा, वैसे वैसे इसके अंदर में वैल्यू दिखेगा। रिलायंस तो हम सब जानते हैं कि रिलायंस अब कोई ऑर्डिनरी तेल की कंपनी रही गई। अब रिलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया है जिसमें इतनी सारी एंटिटीज़ हैं जिनका वैल्यू अल्टीमेटली रिलायंस के अंदर में रिफ्लेक्ट करता है। जो बड़े नाम है जैसे रिलायंस रिटेल, जिसमें तकरीबन 85% स्टेक रिलायंस के पास है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम जिसमें 67% रिलायंस के पास है, जियो प्लेटफॉर्म जिसमें बाकी लोग भी जुड़े थे, जियो प्लेटफॉर्म में तकरीबन 66% रिलायंस के पास में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रिलायंस कितना बड़ा इकोसिस्टम है। और मुझे पता है कि अगर एक कंपनी जो $1 ट्रिलियन कंपनी बनेगी फ्यूचर में इस कंट्री में, वो है रिलायंस। तो यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तभी आप इस जर्नी को कैपिटलाइज कर पाएंगे। उसके बाद है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस का स्टेक है, बजाज अलायंस का जनरल इंश्योरेंस का स्टेक है, लाइफ इंश्योरेंस का स्टेक है। और बजाज फिनसर्व का खुद का बिजनेस है, वो 138 विंड मिल्स को ऑपरेट करती है ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए महाराष्ट्र में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई काम कर रही है, बट एटलीस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे इसका कोई ना कोई बिजनेस है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद है ग्रासिम, टेक्सटाइल, केमिकल, इंसुलेटर्स, फर्टिलाइजर्स और पेंट में अभी जो घुस रही है। ग्रासिम एक बहुत बड़ा नाम है। ग्रासिम कहाँ कहाँ होल्ड करती है?
आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला कैपिटल, वोडाफोन, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्टीमेटली अगर उन सब में वैल्यू बिल्ड होगा या वैल्यू अनलॉक होगा तो ग्रासिम को फायदा होगा। फिर है एल एन टी फाइनेंस, एल एन टी टेक्नोलॉजीज, माइंड ट्री और एल एन टी इंफोटेक। देखिए कितनी सारी कंपनीज जुड़ के अल्टीमेटली एल एन टी का पार्ट बन रही है। और उसके बाद है आईटीसी, जो कि बहुत ही नाम में रहती है हमेशा कि लोग आईटीसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। आईटीसी ऐसे है तो सिगरेट कंपनी, बट आईटीसी इंफोटेक इसकी जो सब्सिडरी है उसका वैल्यू अनलॉक कभी ना कभी होगा। और एक एक सेगमेंट जो आईटीसी बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं जब वो सेगमेंट वाइज वैल्यू अनलॉकिंग चालू होगा तब उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली मिलेगा। तो देखिए ये तो 10 कंपनीज मैंने बता दी, हो सकता है कि 2 4 5 कंपनीज आप भी बता देंगे जो सिमिलर माइंडसेट के हैं, कि जो कंपनी में बिजनेस भी है, साथ में वो कंपनीज के बच्चे भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इनमें एसआईपी करें कैसे। तो मेरी माने तो 3 तरीका एसआईपी करने का। पहला है कि आप फिक्स्ड टाइम बेस एसआईपी कर लीजिए, मतलब हर महीने के एंड में जो भी क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट डाल दीजिए। अगर आप किसी भी स्टॉक का ग्राफ देखें, ये मंथली चार्ट है, तो अगर आप किसी भी स्टॉक का ग्राफ को देखें तो अगर आप शुरुआत से स्टॉक में हर महीने के एंड में अगर पैसे डालते जा रहे हैं तो वो अप्रिशिएट ही हुआ है। हो सकता है कुछ स्टॉक में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, हो सकता है कुछ स्टॉक में उतना अप्रिशिएट नहीं किया, बट एक नॉमिनल रिटर्न आपको इक्विटी अपने पोर्टफोलियो से मिला ही है। इसका फायदा क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तो आपके लिए ये एक फोर्स इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आपको क्योंकि हर मंथ के एंड में डालना ही है तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही डालते हैं, तो नीचे के भाव पे भी इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे और आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते भी जाएंगे। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप उस स्टॉक को उसके जो अर्निंग है, अर्निंग के हिसाब से आप एसआईपी करें। इसका मतलब अगर उस स्टॉक का पी मल्टीपल, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, अगर पी मल्टीपल हाई पॉइंट पे है तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, और अगर पी मल्टीपल लो पॉइंट पे है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। तो आप बेसिकली 3 लेयर ऑफ कैपिटल एलोकेशन करके रखेंगे हर स्टॉक में। पहला हो गया कि सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं 1 लाख डालूंगा, दूसरा हो गया कि मैं 50,000 डालूंगा और 75,000 डालूंगा, और तीसरा आप मान लीजिए कि आप 50,000 डालेंगे। तो 50,000 आप कब डालेंगे? जब पी बहुत हाई है, और 1 लाख कब डालेंगे? जब पी बहुत लो है। तो पी आपको कहाँ मिलेगा? स्टॉकेज के अंदर में जब आप किसी भी स्टॉक में जाते हैं और वहाँ फंडामेंटल में जाते हैं रेशियोज में, तो वहाँ पर है वैल्यूएशन रेशियोज। तो अगर आप वैल्यूएशन रेशियोज को देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि हर साल के एंड में ये स्टॉक का पी क्या रहा है। तो आप एल&टी देखिए, 7.5 का पी, 16, 22, फिर 17, 16, फिर 25, 21, फिर 12, फिर 17, और अभी आज के रेट में इसका ट्रेलिंग पी चल रहा है तकरीबन 30 का। तो इसका मतलब एल&टी के अंदर में मैं पैसे डालूंगा, एसआईपी करूंगा, बट मैं 50,000 करूंगा। क्यों? क्योंकि वो हाई एंड ऑफ द पी में। जब मार्केट प्राइस फॉल करता है और अर्निंग सपोज वहीं रह गई तो पी ऑब्वियसली लो हो गया, तब फिर मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा, तब मैं 1 लाख कर दूंगा। तो इसको कहते हैं पी बेस एसआईपी। इसके पहले वाला हमने बात किया था फिक्स टाइम बेस एसआईपी, ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको पी बेस एसआईपी। इसके लिए आपको पी ट्रैक करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म पी स्टॉक का क्या है, एक एवरेज क्या है, वो आपको पता रहना पड़ेगा। तो स्टॉकेज में एक मोटा मोटी एक हिंट मिल रहा है कि क्या पी इस स्टॉक का चल रहा है। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है निफ्टी के मुकाबले इस स्टॉक का रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा है। जब भी कोई स्टॉक निफ्टी के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब हम क्वांटिटी कम कर दें, और जब वो निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है तब हम क्वांटिटी बढ़ा दें। ये एक्चुअली मोमेंटम ट्रेडिंग के एकदम ऑपोजिट वाली बात हो गई। मोमेंटम में हम क्या करते हैं कि जब वो आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम और बढ़ाते हैं, और जब अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हम एग्जिट करते हैं या कम कर देते हैं। इस केस के अंदर में उल्टा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी की बात करें तो अभी ये नीचे की तरफ है, ये बेसिकली रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ आईटीसी विजा विज निफ्टी है। ये आपको कैसे पता लगेगा? आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर में जाएंगे तो यहाँ पर एक इंडिकेटर है जो हमारे मित्र अमित ने बना रखा है। इसका इंडिकेटर का नाम है मैवरिक अमित रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये फ्री इंडिकेटर है। जब हम इसके अंदर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ग्राफ बन जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत हाई है तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे, और जब रिलेटिव स्ट्रेंथ लो है तब हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने एवरेज पे अगर है
तब फिर हम नॉमिनल क्वांटिटी में एसआईपी करते रहेंगे। इसका मतलब आईटीसी में क्योंकि ये लो की तरफ चला गया है तो अब मैं 1 लाख रुपए डालूंगा। अगर ये एवरेज के आसपास रहता तो मैं 50,000 डालता, सॉरी 75,000 डालता, और ये अगर हाई पॉइंट पे होता तो मैं 50,000 डालता। इसका लॉजिक वही है, क्योंकि स्टॉक बहुत अभी हाई पे चल रहा है तो मैं कम क्वांटिटी कर देता हूँ, और क्योंकि स्टॉक एकदम लो पे चल रहा है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी कर देता हूँ। तो ये आप प्राइस को देख के भी कर सकते हैं, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बेटर इंडिकेटर है, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट को भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने आप में कैप्चर कर लेता है। तो मुझे लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पे आप एसआईपी कर सकते हैं। एक दूसरा स्टॉक देखते हैं इसी एग्जांपल में, रिलायंस। सो रिलायंस का एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ आप ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब एवरेज मोटा मोटी 0.1 है, और ये जब ऊपर था तब हमने क्वांटिटी कम कर दिया, अब ये वापस 0.1 के पास आ गया, तो मैं 75,000 इसके अंदर में इन्वेस्ट करूंगा। दूसरी और कंपनी देखते हैं, एचडीएफसी। तो एचडीएफसी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ था तो मैंने क्वांटिटी इसमें 50,000 ही रखा, वैल्यू टर्म्स में बता रहा हूं, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है, एवरेज के नीचे चला गया, वैसे वैसे मैं क्वांटिटी को बढ़ाता जाऊंगा। तो पॉइंट ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे इन स्टॉक्स में जो कि मदर स्टॉक्स है, तो एक्चुअल में आप शायद म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी जो कर रहे हैं उसको भी आप बीट कर पाए, क्योंकि इस केस के अंदर में आपको कोई भी फंड मैनेजर को कुछ भी फीस नहीं देना है, ये तो आप ही का है। खाली एक डिसिप्लिन रखना है, समय बेस आप एसआईपी करें या वैल्यू बेस एसआईपी करें, ये डिसिप्लिन ही आपको रेगुलर बेसिस पे स्टॉक में एसआईपी करने के लिए एक फ्रेमवर्क दे देगा। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ ये पसंद आया होगा आपको, और अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए डायरेक्ट इक्विटी ज़बरदस्त है। डायरेक्ट इक्विटी मतलब ये नहीं है कि हम छोटे स्टॉक्स या मिड कैप में इन्वेस्ट करें, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं ये डेफिनेटली अच्छा करेंगी और आपको बेटर रिटर्न जनरेट करके देंगी वीजा विज एटलीस्ट एफडी, वीजा विज अदर प्रोडक्ट्स विच आर जनरेटिंग लोअर यील्ड फॉर यू। ये सेफ है, और मुझे लगता है कि आपको इनमें एसआईपी का काम अभी चालू कर देना चाहिए, ताकि आने वाले 10 साल 15 साल तक जैसे जैसे ये मदर कंपनीज और बड़ी होती जाती हैं और बच्चे पैदा करती रहती है, वैसे वैसे आपको भी उसका फायदा होता रहे। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट कीप एंजॉइंग द जर्नी ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। बाय बाय।